नमस्कार दोस्तों। आज हम भारतीय संविधान में मूल अधिकार चैप्टर के अंतर्गत स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 टू 21 के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा कि मूल अधिकार क्या हैं, इन्हें भारतीय संविधान में क्यों शामिल किया गया है, कौन कौन से मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को प्रदान किए गए हैं, और हमने समानता के अधिकार के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की थी। यदि आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां जाकर के इसको देख सकते हैं। इस वीडियो में जो हम मुख्य रूप से चर्चा करेंगे वो देखेंगे कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसका डेमोक्रेसी या लोकतंत्र में क्या महत्व है। हम आर्टिकल 19 के बारे में देखेंगे जिसमें बोलने की आजादी को प्रदान किया गया है। साथ में उन लिमिटेशंस को देखेंगे, उन सीमाओं के बारे में जानेंगे कि जहां बोलने की आजादी पर रोक है। और इसके साथ में हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, न्यायालय की अवमानना के बारे में पढ़ेंगे। साथ में आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 जिसमें कि जीने का अधिकार प्रदान किया गया है, इसके महत्व को देखेंगे और ये देखेंगे कि आर्टिकल 21 को किस तरीके से न्यायालय ने विस्तार दिया है और इसमें बहुत सारे अधिकार सम्मिलित कर दिए गए हैं। और इसी क्रम में हम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या पीआईएल जनहित याचिका के बारे में देखेंगे कि ये क्या होती है और इनका क्या महत्व है। और साथ में इसने किस तरीके से न्यायिक सक्रियतावाद या जुडिशियल एक्टिविज्म को बढ़ावा दिया, इसके बारे में समझेंगे। और अंत में आर्टिकल 22 के बारे में पढ़ेंगे। और जो अगले अधिकार हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करेंगे। अब देखते हैं कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 में जो भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की गई है उसका क्या महत्व है। तो आप ये समझ लें कि जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र का मतलब ही होता है कि सहमति से किया गया शासन। मान लीजिए कि आपके परिवार में आपके माता पिता, आपके भाई बहन के साथ में आप रहते हैं और सभी आपके परिवार के लोग घूमने के लिए कहीं जाना चाहते हैं। तो सभी लोग एक जगह बैठेंगे और अपने अपने विचार रखेंगे कि घूमने के लिए कहाँ जाना चाहिए। तो किसी ने कहा कि शिमला जाना चाहिए, किसी ने कहा कि गोवा जाना चाहिए, किसी ने कहा कि अंडमान निकोबार आइलैंड घूमने के लिए जाना चाहिए। और फिर सबने चर्चा की और चर्चा करने के बाद ये विचार किया कि अरे गोवा, अभी शिमला में बहुत ज्यादा ठंड होगी तो शिमला कैंसिल करते हैं। या कि अपना बजट देखा आपने और फिर उसके आधार पर डिसाइड किया कि अंडमान निकोबार में ज्यादा खर्चा हो जाएगा तो गोवा चलते हैं। तो इस तरह से आपने आपसी सहमति से डिसाइड किया कि आप सबको गोवा घूमने के लिए जाना चाहिए। तो यहां पे आप ये समझें कि इस तरीके से जो आप निर्णय कर रहे हैं तो ये कहा जाएगा कि आपके परिवार में लोकतंत्र है और आपने जो निर्णय लिया वो लोकतांत्रिक तरीके से लिया। तो सीधा सा आपने अर्थ समझा कि जो लोकतंत्र है उसका मतलब है सहमति से किया जाने वाला शासन या सहमति से लिया जाने वाला निर्णय। अब यदि मान लीजिए कि यदि आपको अपनी बात कहने का मौका ना दिया जाता तो क्या आप डिसाइड कर पाती? नहीं। तो आप ये समझ सकते हैं कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बोलने की आजादी का कितना महत्व है। और ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है ये किसी भी तरह की निरंकुशता और स्वेच्छाचारिता पे रोक लगाती है। मान लीजिए कि आपके पापा ने बोला होता कि सब लोग चुप रहो, मुझे जो है मैंने डिसाइड कर लिया है कि हम सबको घूमने के लिए शिमला चलना है। तो क्या इस निर्णय को लोकतांत्रिक कहा जा सकता था? तो यहां पे आपके पिताजी ने बिना सोचे, बिना आप लोगों की सलाह लिए, उन्होंने स्वयं से डिसाइड कर लिया कि उनको आप लोगों को कहां चलना है। तो इस तरीके से ये कहा जा सकता है कि ये तानाशाही है। तो यहां पे भी सेम प्रक्रिया होती है कि डेमोक्रेसी में यदि बोलने की आजादी लोगों को ना हो तो सरकार निरंकुश हो सकती है, स्वेच्छाचारी हो सकती है। और ये सरकार के लिए भी नुकसान है क्योंकि जब लोग अपनी बात कहते हैं तो अपनी बात कहने के क्रम में सरकार को नए आइडियाज मिलते हैं, नए व्यूज मिलते हैं और आपका निर्णय सही हो इसकी संभावना बढ़ जाती है। इसी तरीके से ये गुस्सा और असंतोष के लिए एक सेफ्टी वाल्व का काम करता है जिससे कि सामाजिक सौहार्द को, एक समरसता को बनाए रखने में मदद मिलती है। मान लीजिए कि समाज के किसी हिस्से में किसी बात को लेकर के गुस्सा है और यदि असंतोष है और यदि उनको बोलने का मौका ना दिया गया, उनके गुस्से को, उनके फ्रस्ट्रेशन को निकालने का अवसर नहीं मिला तो वो गुस्सा एक दिन
फूटेगा और उसका जो परिणाम होगा वो हो सकता है कि हमारे देश के लिए, हमारे लोकतंत्र के लिए हितकर ना हो सकता है कि समाज का वो पर्टिकुलर हिस्सा अपने लिए अलग देश की या कि भारत से अलग होने की मांग करने लगे। तो इस तरह से ये हमारे देश की एकता और अखंडता के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। दूसरी बात यह है कि जब लोकतंत्र में बोलने की आजादी दी जाती है तो जनता भी प्रशासन में इंटरेस्ट लेती है और अपने व्यूज देती है कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से प्रशासन में जो जनता की सहभागिता है वो भी बढ़ती है। जो सुप्रीम कोर्ट है उसने बोलने की आजादी या फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को काफी बढ़ा दिया और ये कहा गया कि इसमें जो सूचना का अधिकार है वो आर्टिकल 19 में समाहित है। और ये भी कहा कि बिना किसी ठोस कारण के किसी भी व्यक्ति का फोन टेप करना अनुचित है और आर्टिकल 19 का हनन है। लेकिन यह भी महत्वपूर्ण है कि यदि आपको बोलने की आजादी है तो आपको ये समझना होगा कि जो दूसरे नागरिक हैं उनको भी आपके समकक्ष अधिकार प्राप्त हैं। तो आप जब अपने आजादी का इस्तेमाल करें तो सामने वाले के अधिकारों का भी ध्यान रखें। तो अपने बोलने के क्रम में किसी का अनादर करना, अपमान करना, हिंसा को भड़काना और ऐसी बातें कहना जिससे कि कानून व्यवस्था के लिए गंभीर स्थिति पैदा हो जाए, लड़ाई झगड़े हो और हिंसा को बढ़ावा मिले, तो ये वर्जित है। और इसका प्रावधान भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 में ही कर दिया गया है कि कहां पे आपको बोलने की आजादी पे अंकुश है। और इसी संबंध में एक ये बात हो सकती है कि बोलने की आजादी है तो क्या कोई जूनियर अपने सीनियर के बारे में बिना तथ्य के अनर्गल बातें कह सकता है, कुछ भी मनगढ़ंत कहानियां कह सकता है या र्यूमर फैला सकता है। तो कोर्ट ने माना कि ये गलत है और ये बोलने की आजादी का गलत इस्तेमाल है और ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब देखते हैं कि आर्टिकल 19 में कौन कौन से अधिकार हमें भारतीय संविधान में प्रदान किए हैं। तो मैंने बताया कि पहला तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो इसके बारे में ज्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे। दूसरा जो अधिकार हमें दिया गया है इसमें, वो दिया गया है कि आप शांतिपूर्ण तरीके से बिना हथियारों के सम्मेलन कर सकते हैं, जुलूस निकाल सकते हैं और यदि सरकार की किसी निर्णय से आप संतुष्ट नहीं हैं तो उसका विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी वही है कि सरकार लोकहित में में जो है प्रतिबंध लगा सकती है और यदि सम्मेलन को विधि विरुद्ध या कानून के खिलाफ घोषित किया जाता है तो जो नागरिक इसमें शामिल हैं उनको तितर बितर होना पड़ेगा और यदि नहीं होते हैं तो सरकार फिर या पुलिस उसमें बल प्रयोग कर सकती है। इसके अलावा इसमें जो अधिकार प्रदान किया गया है वो दिया गया है संगम या संघ बनाने का अधिकार। इसको यदि डिटेल में समझें तो आप इसका मतलब ये है कि आप किसी भी राजनीतिक या पॉलिटिकल पार्टी का गठन कर सकते हैं, क्लब का गठन कर सकते हैं, सहकारी समिति या कोऑपरेटिव सोसाइटी का गठन कर सकते हैं और यदि कुछ मजदूर हैं तो वो आपस में मिलकर के मजदूर संघ का गठन कर सकते हैं या आप उसके यदि कुछ पहले से कोई पॉलिटिकल पार्टी है तो उसका सदस्य बन सकते हैं। तो ये आजादी आपको प्रदान की गई है। आर्टिकल 19 के अंतर्गत ही आपको ये अधिकार प्रदान किया गया है कि आपको देश के अंदर कहीं भी घूमने का, आने जाने का और वहां निवास करने का अधिकार होगा। और ये इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है कि हम भारत के नागरिक एक हैं और हमारा देश एक है और ये इस बात पर बल देता है कि हमारा देश अखंड है। लेकिन यहाँ पे भी जो परंतुक है, जो जहां पे रोक है वो ये है कि सरकार चाहे तो कुछ विशिष्ट अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों में जो है प्रतिबंध लगा सकती है जहां पे जाने पे रोक हो। जैसे कि आपने देखा होगा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जारवा जनजाति के लोग रहते हैं और वहां पे टूरिस्टों के जाने से उनकी संस्कृति और उनके जो है जो भाषा और इसको नुकसान हो रहा था। तो सरकार ने रोक लगा दी कि जो जारवा जनजाति का जो आवासीय क्षेत्र है वहां पे टूरिस्ट नहीं जा पाएंगे। इसी तरीके से जब देश हमारा आजाद नहीं हुआ था तो जो ट्राइबल एरियाज थे वहां पे कई लोग जाने लगे और उनको जो है उधार पे पैसा दे करके और मोटी ब्याज करने के क्रम में उनकी जमीनें छीन ली और उन्हें बंधुआ मजदूर बना लिया। तो इस तरीके से उनका शोषण हुआ। तो ये भी हमारे पास में एक एग्जाम्पल था संविधान बनाते समय। तो इसलिए ये
प्रावधान किया गया है कि सरकार चाहे तो ये रोक लगा सकती है कि अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों में कहाँ पे जाना अलाउड रहेगा और कहाँ पे जाना अलाउड नहीं रहेगा। आर्टिकल 19 में ही ये अधिकार प्रदान किया गया है कि आप अपनी पसंद का रोजगार कर सकते हैं, कोई भी आप व्यापार कर सकते हैं और कोई भी काम अपनी मनपसंद का जो आपको पसंद है वो आप कर सकते हैं, उसमें आपको कोई रोक टोक नहीं होगी। और इसमें कोर्ट ने माना कि यदि आपको कारोबार करने का अधिकार है तो आप उसे बंद भी कर सकते हैं। यदि कोई व्यापार आपका नहीं अच्छा चल रहा है, तो आप उसमें घाटे में चल रहा है, तो आपको ये अधिकार है कि आप उसे बंद भी कर सकते हैं। लेकिन यहां भी परंतु ये है कि सरकार कुछ चीजों के लिए योग्यता निर्धारित कर सकती है कुछ काम के लिए। उदाहरण स्वरूप मान लीजिए कि आप डॉक्टरी का काम कर डॉक्टर बनना चाहते हैं या मेडिकल का काम करना चाहते हैं, तो सरकार ये विहित कर सकती है कि इसके लिए आपको मेडिकल से संबंधित कोई डिग्री आपके पास होनी चाहिए। सपोज यदि आपको डॉक्टर बनना है तो आपके पास में एमबीबीएस की डिग्री होनी चाहिए, अन्यथा ये जनता के लिए या कि जो आपके मरीजों के लिए नुकसानदेह हो सकता है। इसी तरीके से यदि आप वकील बनना चाहते हैं तो आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा सरकार यदि चाहे तो ये भी कर सकती है कि कुछ कामों को वर्जित कर सकती है जिसको कि प्राइवेट व्यक्ति या निजी व्यक्ति नहीं करेंगे, वो सरकार स्वतः ही करेगी और करती भी है सरकार। आप देख लीजिए कि रेलवे सरकार के कंट्रोल में है, परमाणु ऊर्जा विभाग सरकार के कंट्रोल में है, डाकतार विभाग सरकार के कंट्रोल में है। तो इस तरीके से कुछ एक प्रावधान है जिसपे कि सरकार ये प्रोविजन कर सकती है। और सरकार ये प्रावधान कर सकती है कि जो जनता के हित में कुछ काम नहीं है तो उनके लिए विशेष लाइसेंस की जरूरत हो, या कोई खतरनाक कार्य है तो उनके लिए लाइसेंस की जरूरत होगी, जैसे कि शराब की बिक्री, हथियारों की बिक्री या कि मिलावटी खाद्य पदार्थ, तो इन पे सरकार रोक लगा सकती है। अब देखते हैं कि जो आर्टिकल 19 है उसकी लिमिटेशंस क्या है, उसमें कहाँ पे आपके भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे आपके जो अधिकार मैंने अभी बताए उनमें कहाँ पे रोक है। तो पहला है राज्य की सुरक्षा। तो यदि आपको बोलने की आजादी दी गई है और आप उसमें देश के खिलाफ बगावत के लिए लोगों को उकसाते हैं, विद्रोह करते हैं या ऐसा चीज करते हैं कि लोग जो है एक दूसरे को मारने पे उतारू हो जाएं, तो वहां पे रोक है और आपको दंडित किया जा सकता है। इसके अलावा विदेशों से मैत्रीपूर्ण संबंध, कि मान लीजिए हमारे नेपाल से बहुत अच्छे संबंध हैं और वहां पे जाने के लिए हमको वीजा या पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, और आप जो है वहां के प्रधानमंत्री को या वहां के डिग्निटरीज को आप अपमानित करें अपने देश में, तो इस पे भी रोक है और यहाँ पे भी आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। इसके अलावा लोक व्यवस्था की ऐसी चीजें कहना कि जिससे आम लोगों का जनजीवन प्रभावित हो और लोगों के लिए जीवन के लिए संकट पैदा हो जाए, और तो वहां पे भी रोक है। और यदि आपको बोलने की आजादी दी गई है तो वो सदाचार और शिष्टाचार के दायरे में है। ऐसा नहीं है कि आप ऐसी बात कहें जिससे कि समाज में अश्लीलता फैले या समाज दूषित हो या कि किसी के सम्मान को ठेस पहुंचे, और ऐसी बात कहना भी वर्जित है। आर्टिकल 19 के तहत जो आपको अधिकार दिया गया है उसमें यह वर्जित है कि आप ऐसी बात नहीं कह सकते जिससे कि क्राइम को बढ़ावा मिले। और सबसे बड़ी बात कि आपको न्यायालय की अवमानना करने का भी अधिकार नहीं है। वो यदि आप कोई ऐसी बात कहते हैं कि जिससे कि न्यायालय की गरिमा को ठेस पहुंचती है, तो वहां पे भी आपके खिलाफ कार्रवाई होगी और ये आर्टिकल 19 के भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में नहीं आता है। अब देखते हैं कि न्यायालय की अवमानना या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है। तो देखिए, सीधी सी बात है कि कोर्ट लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग है और वही डिसाइड करता है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो यदि न्यायालय कोई आदेश जारी करता है कि फला चीजें होनी चाहिए या फला व्यक्ति को फला कार्य करना होगा और उसका वो पालन नहीं करता है, तो ये न्यायालय अवमानना के दायरे में आएगा। या कि न्यायालय कोई भी निर्णय देता है तो उस पर काफी बहस और चर्चा के बाद, वो सारे तथ्यों को समझने के बाद निर्णय पारित करता है, और उस सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों की आलोचना करना या न्यायालय के निर्णयों की आलोचना करना, उसे गलत ठहराना और उसके खिलाफ माहौल बनाना, ये भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के दायरे में आता है। इसके अतिरिक्त न्यायाधीशों के चरित्र पे टिप्पणी करना, उनके बारे में अनर्गल और तथ्यहीन बातें करना भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के दायरे में आता है। और ऐसी गतिविधियां करना जिससे कि न्यायालय अपना कार्य सुचारू रूप से ना कर पाए, तो वो इसके दायरे में आएगा। और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए
सुप्रीम कोर्ट को पूरा अधिकार है या कोर्ट को पूरा अधिकार है कि वो आपको दंडित कर सकता है और यहां तक कि आपको जेल भी भेज सकता है। लेकिन न्यायालय ने इस पे उदार दृष्टिकोण अपनाया है और ये कहा है कि कोई भी व्यक्ति अपने आप में संपूर्ण नहीं होता है और न्यायाधीश भी गलतियां कर सकते हैं, न्यायिक निर्णयों में भी गलतियां हो सकती हैं। तो यदि कोई बात आप तथ्यात्मक कहते हैं और उसके कहने के पीछे ठोस तर्क और ठोस वजह हैं, तो न्यायालय उस पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई शुरू नहीं करेगा। और इसके बारे में न्यायालय का ये कहना है कि जब आप इस तरह की बातें में जो तथ्यात्मक हैं वो कहते हैं, तो न्यायालय को भी कई बार अपने बारे में सुधार करने का मौका मिलता है। अब देखते हैं कि आर्टिकल 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण कि इसमें मुख्यतः जो है ये बात शामिल है, कोई भी व्यक्ति भले चाहे आपने अपराध किया है या नहीं किया है, आपको इस बात के लिए बाध्य नहीं कर सकता कि आप अपने ही खिलाफ कोर्ट में गवाही दें। ये यदि आपने अपराध किया है तो ये जो है पुलिस का काम है और ये प्रोसिक्यूशन या जो सरकारी वकील है उसका काम है कि वो आपके खिलाफ ठोस प्रमाण प्रस्तुत करे और ये सिद्ध करे कि आप दोषी हैं और कोर्ट उसको आपको दंडित करे। लेकिन ये इस बात के लिए आपको कोई बाध्य नहीं कर सकता कि आप जो है अपने ही खिलाफ गवाही दें। दूसरी बात जो आर्टिकल 20 के अंतर्गत शामिल है वो ये शामिल है कि आपको उस कानून के तहत ही दंडित किया जाएगा जो उस समय लागू था। मान लीजिए कि किसी अपराध के लिए आज जो है सजा 10 साल की है और उसी अपराध के लिए 3 महीने पहले आप सजा जो है 5 साल थी, लेकिन आपने आज से 4 महीने पहले कोई अपराध किया है, तो आप ये समझ लें कि आपको जो उस समय जो प्रावधान था कानून में कि आपको 5 साल की सजा का प्रावधान था, तो भले आज 10 साल की सजा का प्रावधान हो गया है लेकिन आपको 5 साल की सजा ही दी जाएगी। मतलब आपको उस कानून से दंडित नहीं किया जा सकता है जो अपराध करते समय लागू नहीं था। और यह अधिकार इतना महत्वपूर्ण है कि इमरजेंसी के दौरान भी इसको रद्द नहीं किया जा सकता है। आपको ये पता होगा कि जब देश में आपातकाल की घोषणा होती है और तो ये अधिकार है, ये संविधान में ही ये प्रावधान किया गया है कि कुछ एक मूल अधिकार हैं जो कि सस्पेंड हो जाते हैं, लेकिन ये अधिकार अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार इमरजेंसी के दौरान भी इसको हटाया नहीं जा सकता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए कि जब भी किसी व्यक्ति को हिरासत में लिया जाता है तो उसको अपना वकील बुलाने का और उससे सलाह लेने का पूरा अधिकार है और यदि उस पर कोई आरोप लगाए जाते हैं तो उन आरोपों की जानकारी उसको होनी चाहिए और यदि उसे गिरफ्तार किया जाता है तो उसके परिजनों को या नजदीकी रिश्तेदारों को यह पता होना चाहिए कि उसे कहां रखा गया है। अब देखते हैं आर्टिकल 21 जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है और इसको सुप्रीम कोर्ट ने अपने न्यायिक निर्णयों में बहुत ही इलोबरेट किया है और इसमें बहुत से ऐसे अधिकार सम्मिलित कर दिए हैं जो कि हमारे मूलभूत रूप से संविधान में शामिल नहीं थे। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि आपको जीने का अधिकार है, तो जीने का अधिकार एक मानव की तरह, एक इंसान की तरह गरिमापूर्ण तरीके से जीने का अधिकार है, ना कि पशु की तरीके से। पशु तुल्य जीवन का कोई अर्थ नहीं है। और इसमें कहा गया है कि आपको विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा आपको आपके जीवन से और आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है। यानी कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से तात्पर्य यह है कि यदि आपने कोई ऐसा अपराध किया है जिसमें मृत्युदंड का प्रावधान है, तो आपको बकायदा आप पे मुकदमा चलेगा और जो कानून में प्रक्रिया वर्णित है उसके तहत मुकदमा चलेगा। आपको बचाव का पूरा मौका दिया जाएगा और इसके बाद ही आपको आपके जीवन से और आपकी व्यक्तिगत सुरक्षा से आपको वंचित किया जाएगा। अब देखते हैं कि इसमें पीआईएल या जनहित याचिका का मतलब क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट का एक ये विचार था कि कई लोग ऐसे हो सकते हैं कि जो गरीब हो, अक्षम हो और उनमें इतनी क्षमता नहीं है कि वो कोर्ट में जाकर के और अपना पक्ष रख सकें। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये सुविधा प्रदान की कि कोई भी व्यक्ति या संगठन जो जनहित का विषय है और जिसमें मास इनजस्टिस हो रहा है, तो उसको लेकर के उसके पक्ष में कोर्ट जा सकता है और कोर्ट जाने के बाद
कोर्ट से गुहार लगा सकता है कि अमुक समूह को या उन व्यक्तियों को न्याय दिया जाए और उनके साथ होने वाले अत्याचार या अन्याय को रोका जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आपको जनहित याचिका के दायरे में अपना स्वार्थ सिद्धि का जो मौका है वो प्रदान नहीं किया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए किसी गरीब या कमजोर व्यक्ति का सहारा लेकर के कोर्ट पहुंचता है तो सुप्रीम कोर्ट ये देखेगा और ये पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है कि वो किसी रिट को एक्सेप्ट करे, लिटिगेशन को एक्सेप्ट करे या ना करे। लेकिन ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट को स्वयं भी ये अधिकार है कि यदि अखबार में कोई खबर छपती है कि किसी वर्ग के साथ में अन्याय हो रहा है, उसके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, तो वो स्वतः ही स्वयं रूप से उस अखबार में छपी खबर के पर संज्ञान लेकर के और कार्रवाई कर सकता है। और यही से जो है जुडिशियल एक्टिविज्म की शुरुआत होती है, क्योंकि जो भारतीय संविधान है उसमें स्पष्ट रूप से कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका में जो है सेपरेशन किया गया है। इनके कार्यों में, शक्तियों में स्पष्ट रूप से संविधान में ही बंटवारा है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट पीआईएल के माध्यम से और कार्यपालिका के कार्यों में और विधायिका के कार्यों में हस्तक्षेप करने लगा, तो फिर ये बात उठने लगी कि यहाँ पे जो है जो पावर शक्ति के पृथक्करण या सेपरेशन ऑफ पावर का जो सिद्धांत था उसको सुप्रीम कोर्ट वायलेट कर रहा है। तो इसके बारे में हम अभी आगे डिटेल में देखेंगे कि न्यायिक सक्रियतावाद क्या है और इसका क्या फायदा है, क्या नुकसान है और किस तरीके से ये इसका विकास हुआ। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जीने के अधिकार में कौन कौन सी चीजें शामिल की हैं ये देखते हैं। तो जीने के अधिकार में आजीविका का अधिकार शामिल किया गया है और आपने देखा कि इसके तहत ही जो सरकार है वो मनरेगा लेकर के आई, जिसमें लोगों को काम पाने का अधिकार गारंटी शुदा प्रदान किया गया। इसके अलावा न्यूनतम मजदूरी का अधिकार है, यानी कि जो न्यूनतम मजदूरी है आपको उससे कम पैसा दे करके आपसे काम कराने के लिए आपको कोई बाध्य नहीं कर सकता है। इसी तरीके से आपको स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार है, क्योंकि यदि ऐसा पर्यावरण है जहां पे कि पीने का स्वच्छ पानी नहीं है, सांस लेने के लिए हवा नहीं है और प्रदूषण है, गंदगी है, तो आप वहां पे इंसान की तरह गरिमापूर्ण तरीके से जीवन व्यतीत नहीं कर सकते हैं। और ये सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है कि यदि ऐसी चीज जो पर्यावरण को दूषित कर रही है तो सुप्रीम कोर्ट उसको सुधार के लिए उसमें आदेश जारी कर सकता है। इसी तरीके से कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि कोई व्यक्ति कर्ज नहीं दे पाता है तो उसको जेल में डालना उसके जीवन के अधिकार का हनन है। और सुप्रीम कोर्ट ने बंधुआ मजदूरी को भी का निषेध किया और यह कहा कि यदि कोई व्यक्ति किसी को बंधुआ मजदूर के रूप में रखता है तो वो आर्टिकल 21 का या उसके जीवन का हनन करता है। इसी तरीके से निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी भी आपके जीने के अधिकार में शामिल है। यदि कोई व्यक्ति आप बिना वजह आपका फोन टेप करता है तो वो गलत है और आपके आर्टिकल 21 के तहत प्रदत्त किए गए अधिकार का उल्लंघन है। इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इसमें शिक्षा के अधिकार को भी शामिल किया कि 6 से 14 साल के बच्चों को जो मौलिक जो शिक्षा मिले, बेसिक शिक्षा मिले, ये उनका राइट है और ये आर्टिकल 21 के तहत इसमें शामिल है। बाद में इसमें आर्टिकल 21 का एक अलग से अनुच्छेद जोड़ा गया और शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बना दिया गया। इसी तरीके से यदि आपको बिना आरोप के और बिना मुकदमा चलाए जेल में रखा जाता है तो ये भी आपके आर्टिकल 21 में प्रदत्त अधिकार का हनन होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि कोई व्यक्ति इतनी सजा काट चुका है जितनी कि उस अपराध में वर्णित थी या कानून में लिखी हुई थी उस अपराध के लिए, तो फिर आपको जेल से रिहा कर दिया जाएगा। मान लीजिए कि आपने चोरी का अपराध किया और चोरी के अपराध के लिए जो सजा का प्रावधान था वो सजा आप कोर्ट में ट्रायल चल रहा है और कोर्ट की प्रक्रिया बड़ी लंबी और बोझिल होती है और आपने उतना समय व्यतीत कर लिया जेल में उस ट्रायल के दौरान ही कि जितना उस चोरी की सजा के लिए होना चाहिए था, तो भले चाहे ट्रायल कंप्लीट हो या ना हो, कोर्ट का ये आदेश है कि यदि आप उतनी सजा काट चुके हैं तो आपको स्वतः ही छोड़ दिया जाएगा। इसके अलावा जो आर्टिकल 22 है वो गिरफ्तारी तथा निरोध से संरक्षण प्रदान करता है। देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो जो आर्टिकल 22 के तहत आपको अधिकार प्रदान किया गया है कि आपको
बिना कारण बताए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। यदि पुलिस आपको गिरफ्तार करने के लिए आती है तो ये उसका दायित्व है कि उसे बताना पड़ेगा कि आपको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। और नंबर 2 कि पुलिस आपको 24 घंटे की सीमा से ज्यादा आपको थाने के हवालात में नहीं रख सकती है। 24 घंटे के अंदर ही उसे किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना होगा और वो डिसाइड करेगा कि आपको जेल भेजना है या नहीं भेजना है। लेकिन आर्टिकल 22 के भी कुछ अपवाद हैं, जैसे कि निवारक निरोध या प्रिवेंटिव डिटेंशन। ये प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है कि कुछ गुंडे और बदमाश टाइप के लोग होते हैं जो कि अपराध करने की फिराक में रहते हैं, और यदि प्रशासन को ये लगता है कि अमुक व्यक्ति यदि बाहर रहेगा तो 100% वो अपराध करेगा और समाज में समस्या पैदा करेगा, तो ये फिर अधिकार होता है कि उस व्यक्ति को प्रिवेंटिव डिटेंशन में लिया जाता है और उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन इसमें भी प्रावधान है कि किसी भी तरीके से, चाहे आप जो भी हो, आप शक के आधार पर किसी को 3 महीने से ज्यादा निरुद्ध नहीं रख सकते हैं, जब तक कि जो हाई कोर्ट के एक्टिंग जज हैं या पूर्व जज हैं या ऐसी ही समकक्ष योग्यता रखते हैं, इनसे बना हुआ सलाहकार बोर्ड, एडवाइजरी काउंसिल, ये रिकमेंड नहीं करती है कि इसे आगे जेल में रखा जाना जरूरी है, निरुद्ध में रखा जाना जरूरी है। और यदि एडवाइजरी काउंसिल ये कहती है कि अब इसकी जरूरत नहीं है, तो उस व्यक्ति को जिसे डिटेंशन में लिया गया था उसे छोड़ दिया जाएगा। अब देखते हैं कि जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है और अरेस्ट है, निवारक निरोध और गिरफ्तारी, इनके बीच में अंतर क्या होता है। जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है वो आपको अपराध करने से रोकने के लिए किया जाता है, जबकि अरेस्ट जब आप अपराध कर चुके होते हैं तो अपराध के बाद आपको गिरफ्तार किया जाता है। तो एक अंतर तो ये है। दूसरी बात, जब आपको गिरफ्तार किया जाता है या आपको अरेस्ट किया जाता है तो आपको जज के समक्ष या न्यायालय में आपको प्रस्तुत किया जाता है और वो वहां पे जज डिसाइड करते हैं कि आपके साथ आगे आपको जेल भेजना है या आपको रिहा करना है, जमानत देनी है। लेकिन जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है उसमें कोई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या कि जैसे कि तहसीलदार, नायब तहसीलदार, एसडीएम, कलेक्टर, ये डिसाइड करते हैं कि आपको जेल भेजा जाना है या आपको छोड़ दिया जाना है। इसके अलावा जो अरेस्ट व्यक्ति होता है या गिरफ्तार व्यक्ति होता है, तो जब उसका कोर्ट में मुकदमा चलता है, उस पर आरोप पत्र जारी होता है और इसके बाद उस पर पूरी कार्रवाई होती है, तब उस पर सजा सुनाई जाती है। लेकिन प्रिवेंटिव डिटेंशन में ऐसा कुछ नहीं होता है, आपको डिटेन किया जाता है और आपको जेल भेज दिया जाता है। आज बस इतना ही। आगे हम जो रिमेनिंग हमारे जो फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर रह गए हैं, जो आर्टिकल्स रह गए हैं, उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।